बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द एमएसएमई स्कीम्स, अभी तो काफी कुछ चीजें हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स भी हमारे साथ शेयर की कि सर फंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, हमने कंपनी स्टार्ट की बट हमें लोन कैसे मिलेगा, आई डोंट नो। कौन कौन सी स्कीम्स हैं, वन गो में हमें पता नहीं चलता है कि कौन कौन सी स्कीम है, कैसे मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि हम किस लोन के लिए जा रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, हमारा इंडस्ट्री का सेटअप कैसा है। नंबर थ्री, सेटअप भी मुझे पता चल गया कि मेरा सेटअप कैसा है, तो मेरा जो प्रोडक्ट है जिसके अगेंस्ट मेरे को लोन चाहिए वो किस मिनिस्ट्री से मेरे को मिल सकता है, कौन सी रिलेटेड मिनिस्ट्री है या कौन सा डिपार्टमेंट है जो इससे डील करता है। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं क्या उसमें कोई सब्सिडाइज्ड भी आपको कोई लोन भी मिल सकता है, या सिर्फ प्लेन वनीला आपको लोन मिलेगा, या लोन के साथ साथ कुछ सब्सिडी भी आपको मिल सकती है, लाइक PMEGP। बिजनेस में सिर्फ फंडिंग ही सब कुछ नहीं होता, आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए, बिकॉज यू विल हैव टू मैनेज द फंड विद द इफेक्टिव मैनर so that you can generate more and more revenue after utilizing your fund and equity into the business in a proper way. आप सिर्फ एक MSME के साथ अगर चलेंगे कि सिर्फ मुझे MSME से ही लोन चाहिए, तो सर आपको पता होना चाहिए कि जो फूड डिपार्टमेंट है, प्रोसेस्ड फूड जो डील करता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री है, उनकी भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कि आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है। So do you know who all are the ministries there who are going to help you to market your product, to manufacture your product, to sell your product, to make the realization of your sales, whatever you have made, whether in India or outside India? गवर्नमेंट की बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो कि आपको उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग से लेके जो आप सेल करते हैं और रियलाइजेशन में प्रॉब्लम होती है तो उसके रिकवरी तक के लिए आपको सपोर्ट देते हैं। क्योंकि हमें आज एक MSME के बारे में डिस्कस करना है, तो पहले हम ये समझते हैं कि MSME है क्या। आप सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है? एक बार मुझे ये कंफर्म कर दें कि मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है सर? Yeah, it's visible. Please go ahead. Okay. So why MSME? आप अगर 13th May 2021 when second wave we have seen, तो उसमें जब हमने देखा कि पेंडेमिक आया, पेंडेमिक के टाइम पे 13 लाख करोड़ का जो एक पैकेज आया, सो एवरीबडी वाज लाइक यार ये क्या आ गया, हमें तो सबको मिलेगा। इफ वी आर इनटू द MSME सेक्टर देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गेट समथिंग। हमें क्या मिलने वाला है? क्या वो 200 करोड़ का जो डोमेस्टिक टेंडरिंग का सिस्टम लाया गया, क्या उससे हमें बेनिफिट होगा, या जितने भी MSME रजिस्टर्ड हैं उनको 15-15 लाख या 20-20 लाख रुपए उनके अकाउंट में आएंगे? क्या कुछ ऐसे सिस्टम है? ऐसा बिल्कुल नहीं था। So there were different schemes which were given to the existing and new MSMEs. साथ ही साथ उस MSME के जो threshold है, that was also modified. I would say it was around 14 years after which the definition and threshold got changed. And earlier the criteria was only and only investment, and the two sector was there. One was manufacturing and another was the service sector. But after 13th of May, both were clubbed together, and one additional threshold was given, that was the turnover criteria. So as of now we have two criteria, the one is the turnover and another is the investment. The category of MSME is exact same, the micro, small and medium enterprises. Micro सबसे छोटा बच्चा जो होता है, then small थोड़ा सा बड़ा हुआ, और medium मतलब अच्छा खासा उसने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया है। MSME important क्यों है? Because more than 6 crore business units are working in India, and around 29% is being contributed to the India's GDP by the MSME. If you talk about the manufacturing output, so MSME contribute around 45% to the manufacturing and around 40% to the export of the country, that is India.
This is the sector where you will see very less investment but very huge opportunity. This is the sector after agriculture which generate the largest and highest employment in the country. MSME everywhere in the world, if you say, सिर्फ इंडिया का नहीं पूरे भारत में आप देखेंगे तो MSME का कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा है किसी भी देश की जीडीपी और किसी भी देश के इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। 2006 में ये प्रपोजल किया गया कि जब MSME सेक्टर इतना अनऑर्गेनाइज्ड है, दिस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मस्ट बी रेगुलराइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड सो दैट अ फॉर्मल इकोनॉमी कैन बी क्रिएटेड आउट देयर। आप देखेंगे बहुत सारे रेडी वाले हैं, छोटे ट्रेडर्स हैं, छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनका 50 लाख 25 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ का बिजनेस है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं था कि मुझे MSME में रजिस्ट्रेशन कराना है। अब इन सब चीजों को देखते हुए जो MSME मिनिस्ट्री बनाई गई, MSMED एक्ट 2006 पास किया गया, 2007 में मिनिस्ट्री बनाई गई सो दैट इस सेक्टर को रेगुलराइज किया जाए, रेगुलेट किया जाए, इनके जो चैलेंजेस हैं उनको रिजोल्यूशन दिया जाए। और सबसे बड़ा जो इश्यू आता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, मार्केटिंग का एंड फंडिंग का, इन तीनों इश्यूज को बहुत ही अच्छे तरीके से रिजॉल्व किया जाए। द मेन फंक्शन ऑफ दिस मिनिस्ट्री, द मिनिस्ट्री ऑफ MSME, is to facilitate the credit flow to MSME, because in the MSME sector, if you are from MSME sector, you will see that there is huge cash crunch in the business. हम पैसे देते हैं लोगों को, सेल करते हैं, सेल करने के बाद जहां पे हमारा 20-25 दिन का या 50 दिन का क्रेडिट पीरियड है, कभी कभी वो बढ़ के 60 दिन और 80 दिन और 90 दिन का हो जाता है। नाउ यू कैन फील द पेन कि अगर आपको जो 30 दिन में पैसे आने थे, अगर वो 60 दिन और 90 दिन में आपको पैसे आ रहे हैं, तो हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज योर वर्किंग कैपिटल। फर्दर, if you are the first generation entrepreneur, you don't have any security to offer to the banker, but if you want to set up your business और वहां पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल चाहिए, अच्छा प्लांट मशीनरी सेटअप करना है, so where you will get the fund, आपको नहीं पता है, आपके पास सोर्स भी नहीं है, then how you are going to manage it? Further, there is huge competition. आप देखेंगे एक प्रोडक्ट जो आप बना रहे हैं, सिमिलर उससे थोड़ा हल्का प्रोडक्ट दूसरा जो आपका कंपटीटर है वो बनाएगा बहुत हल्के क्वालिटी में, रेट इतना चीपर हो जाएगा कि लोग उसी के पास जाना शुरू कर देंगे। So how you can improve your quality, how you can maintain the competition? There are different type of MSME schemes, benefits being offered by the MSME ministry to you. Through that, you can get advantage and grow up in your business. If you are utilizing the old traditional system for your manufacturing process and want to upgrade basis the 21st century IT age and modern technology, तो उस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए भी मिनिस्ट्री ने डिफरेंट एक स्कीम दी है जिसके थ्रू आप अपने प्लांट मशीनरी को अपग्रेड कर सकते हैं। If you want to market yourself, if you want to market your product in the Indian market or outside India as well, you will again get the support from the government. Government of India का एक सेपरेट डिवीजन है जो कि फॉरेन कंट्रीज में ट्रेड फेयर्स ऑर्गेनाइज कराता है, where they invite the Indian manufacturers and some of the exporters जिनका एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, डिफरेंट प्रोडक्ट है, जिसमें क्वालिटी है, that can be shown to the worldwide population. तो आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप अपने प्रोडक्ट को बाहरी कंट्रीज में जाके दिखाएं और उसको सेल करें। Then in the MSME sector you will feel बहुत सारे MSMEs ऐसे हैं, बल्कि मेजोरिटी में MSME I would say who don't have that much skill. उसकी वजह से आप देखोगे प्रोडक्ट डिफेक्ट बहुत होता है, तो गवर्नमेंट की सेपरेट एक स्कीम आई, जीरो डिफेक्ट पॉलिसी, उस स्कीम का आप फायदा उठा सकते हैं। अगर आपको नई इंटरप्राइजेस, आपको नई एंटिटी क्रिएट करना है, नया रोजगार लोगों को देने के हिसाब से कुछ नया वेंचर क्रिएट करना है,
उसमें अगर आप वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं या फिर आप रूरल एरियाज को बिलोंग करते हैं, देन गवर्नमेंट हैज आल्सो गिवन a different subsidized benefit to you. You will get subsidy, you will get lower rate of interest in the debt whatever you will get from the scheme. खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, बहुत सारे स्कीम्स आपको मिलेंगी जो आपके क्रेडिट फ्लो को, आपके मार्केटिंग को, आपके ऑपरेशन को, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को, आपके रिकवरी को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया है एंड ऑलरेडी इन ऑपरेशन. सर अगर मैं एमएसएमई में रजिस्टर हो जाता हूं, इफ आई एम द रजिस्टर्ड एमएसएमई प्लेयर, देन व्हाट आर द बेनिफिट आई विल गेट? The number one benefit, use benefits are there, but I have selected very few. The first one is priority lending. If I'm non-MSME enterprises और अगर मिस्टर शशांक जो है वो MSME registered entrepreneur है, the first priority will be given to शशांक. अगर मैं MSME नहीं हूं और मैं कोलेटरल फ्री, अगर आपको कोई लोन चाहिए, मेरे को अगर कोई लोन चाहिए तो मुझे इतनी आसानी से नहीं मिलेगा. लेकिन अगर कोई एमएसएमई है, कोई उद्यमी है जिसने उद्यम रजिस्ट्रेशन ले रखा है, सो ही विल गेट क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम वेयर ही विल गेट कोलेटरल फ्री लोन्स अप टू 2 crore rupees. Then they will also get the promotional subsidy, like I will tell you in the PM EGP scheme. Further, the interest rate will be lowered by 1 to 2%, depends on the scheme. If you register your patent, so you will get 50% of subsidy out there. The more important, इन सब चीजों से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं बहुत ज्यादा emphasize करता हूं, that one is protection against the delay in payment. बहुत सारे एमएसएमईज हैं, चैट बॉक्स में मैं देख रहा हूं. आप लोग अगर मुझे बता पाएंगे कि आपके पास क्या स्कोप है, क्या अल्टरनेट है अपनी पेमेंट को रिकवरी करने के लिए. इफ यू आर द सप्लायर एंड आई एम द रिसिपिएंट एंड यू हैव सप्लाइड, if you have supplied something to me and it's been more than 50 days or 60 days, I have not made payment to you, then is there any way you can recover it from me? क्या आप मुझसे पैसे की वसूली कर सकते हो किसी भी तरीके से? प्लीज आप चैट बॉक्स में जरूर डालें. फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड मैं चैट बॉक्स में देखूंगा. एनीबडी? मंदार पंडित जी, मधुसूदन बजाज जी, yes you are right, no structure available. Okay. So here Muhammad Salim has given the right answer, and that is MSME समाधान पोर्टल. बस हाँ सर, मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा हिंदी बोलने की. डेफिनेटली आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा मिक्स लैंग्वेज रखूं. सो देयर इज MSME समाधान पोर्टल. उस MSME समाधान पोर्टल की खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा, बट उस समाधान पोर्टल में जाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सो एज पर सेक्शन 15 ऑफ MSMED एक्ट 2006 दैट टॉक्स अबाउट द रिकवरी ऑफ डिले इन द पेमेंट. सो इफ देयर इज डिले इन पेमेंट more than 45 days, then the customer need to pay the interest at the rate 3 times of normal rate of RBI. तो अगर RBI का एक मैं एग्जांपल लेता हूं, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल, कि अगर लेट से 5% का रेट है तो आपको 3 टाइम्स मतलब 15% का ब्याज चुकाना पड़ेगा MSME. अगर आप शेड्यूल 3, अगर आप कॉर्पोरेट एंटिटी हैं, कंपनीज एक्ट में आप रजिस्टर्ड हैं, so you will have to give a separate reporting and separate disclosure in the financial statement as per schedule 3, which is required to be complied by the companies who are registered and incorporated in the Companies Act 2003 or the earlier Companies Act 1956 or earlier that. So this is use benefit to you कि अगर आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं तो सर आप अपनी कंप्लेंट को रेज कीजिए, अपने बिल को अपलोड कीजिए कि भैया ये मेरा बिल था और मैंने पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फॉलो अप कर रहा हूं, लेकिन अभी तक ये बंदा मुझे पेमेंट नहीं दे रहा है.
then if you're going to get the ISO certificate, then government will reimburse the charges of that as well, because इससे आप अपनी क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर को आप फॉलो करेंगे, इससे क्वालिटी तो इंप्रूव होगी, आपका वेस्टेज भी कम होगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा होगी, सेल्स भी ज्यादा होगी, और एक एसओपी बन जाएगा, तो आपकी डिपेंडेंसी भी पर्टिकुलर उस प्रोसेस में कम हो जाएगी। जो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी कुछ यूनिट्स में आपको फायदा दिया जाएगा, डिपेंड्स कि आप किस कैटेगरी के एमएसएमई हैं और आपकी स्टेट में कौन सी पॉलिसी चल रही है। मार्केट असिस्टेंस, टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी अपग्रेडेशन, अगर आप चाहते हैं कि एक कॉमन सर्विस सेंटर हम क्रिएट करें, एक लैब टेस्टिंग का एरिया बनाए, जहां पे कि हमारे सारे एरिया के जो एमएसएमईज हैं वो आगे अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी टेस्टिंग कराएं। अगर आप फूड प्रोडक्ट में डील करते हैं, एफएसआई का आपका रजिस्ट्रेशन है, लेकिन आप स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहते हैं, एक आपकी लैब चेक करेगी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो उस क्वालिटी में खरा उतर रहा है या नहीं, उस लैब को सेटअप करने के लिए भी गवर्नमेंट का बहुत अच्छी स्कीम्स हैं जो कि आपके लिए अवेलेबल है। आप नए प्लांट मशीनरी लगाएंगे, उसके लिए भी बहुत सारे स्कीम है जो आपको मिलेंगे। आपको 50%, 60%, 70% तक आपको जो प्लांट मशीनरी आप सेटअप कर रहे हैं उसकी सब्सिडी मिलेगी, उसकी फंडिंग मिलेगी। कंप्लायंसेस की बात करते हैं तो बहुत सारे स्टेट्स बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, प्रोजेक्ट लगाइए। जैसे आप अगर जम्मू कश्मीर में बात करेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, मध्य प्रदेश में बेनिफिट्स मिलेंगे। सो यू विल गेट टैक्स कंप्लायंसेस एज वेल। जैसे आप एक उद्यमी है या आपका टर्नओवर पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से कम है, तो आपको मंथली नहीं सिर्फ क्वार्टरली फाइलिंग करनी है। आपको डिस्क्लोजर्स में एक इजीनेस मिलेगा कि यू डोंट नीड टू गिव 100% डिस्क्लोजर। लाइक इन द कंपनीज एक्ट बहुत सारे रिक्वायरमेंट है, जैसे आईएफसी रिपोर्ट, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, या कारों की रिपोर्टिंग होती है, वहां पे अगर आप स्मॉल कंपनीज हैं तो आपको एग्जम्प्ट किया गया है। सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स विच यू विल गेट नाउ। अब अगर आप एक एमएसएमई यूनिट लगाना चाहते हैं तो उसके क्या स्टेप्स होंगे, कैसे आप एक यूनिट को लगा सकते हैं। अभी तक आप सबको समझ में आ रहा है? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, इफ यू हैव एनी क्वेरी, आप चैट बॉक्स में भी डाल देंगे, आई विल टेक इट ड्यूरिंग माय सेशन। अब इसके बाद अगर मुझे सेटअप करना है तो सबसे पहले क्या मेरा माइंडसेट होना चाहिए? तो नंबर 1 इज प्रोजेक्ट का सिलेक्शन, कि किस प्रोजेक्ट में मेरे को फंडिंग चाहिए या कौन सा प्रोजेक्ट में लगाने जा रहा हूं, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कौन सी टेक्नोलॉजी अभी काम कर रही है, क्या मशीनरीज यूज होंगी। अब जब मेरे को ये दोनों ही चीजें क्लियर हो गई तो मोटा मोटी आई विल गेट एन आइडिया कि मुझे टोटल फंड कितना चाहिए। अब उस टोटल फंड को जो आपको चाहिए उसके दो तरीके होते हैं। हाउ यू विल गेट फंड, डेट एंड इक्विटी। In some of the schemes, you will see that there is a margin amount which you need to deposit as a equity. आपको इक्विटी फंड भी रखना पड़ता है, और गवर्नमेंट जो है उसका 75% या 70% आपको देती है, तो 30% जो है वो आपको एज अ इक्विटी, मतलब अपना पैसा, जो मालिक है, जो ऑनर है, उसे अपना पैसा लगाना होगा, राइट। अब जो दो तरीके हैं, एक इक्विटी का और एक डेट का। अब इक्विटी तो अपना पैसा हो गया। अब जब डेट की आप बात करेंगे, डेट इज अगेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। द वन इज आपके जो नियर एंड डियर फ्रेंड्स हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, आप अगर से कनेक्ट करते हैं, कुछ फंडिंग का आप अरेंजमेंट करते हैं, तो या तो आपको वहां से फंड मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड अनसिक्योर्ड लोन, राइट। बट नेक्स्ट स्टेप इज कि सर मुझे अनसिक्योर्ड लोन तो मिल नहीं रहा, तो क्या मैं बिजनेस नहीं करूं? There was a study which says around 35 or more than 35% of startups just क्लोज हो गए, उनका बिजनेस नहीं चल पाया सिर्फ इस वजह से कि उनको टाइमली फंडिंग नहीं मिली, उन्हें टाइम पे डेट नहीं मिला, या इक्विटी वो जनरेट नहीं कर पाए, अरेंज नहीं कर पाए, जो लिक्विडिटी थी वो मेंटेन नहीं कर पाए, और इस वजह से उनको अपना स्टार्टअप क्लोज करना पड़ा। तो जब आपको पता चले कि नाउ दिस मच फंड आई नीड, देन यू विल हैव टू अरेंज द फंड। पोस्ट दैट जब आपको फंड मिल जाए, मैं आपको कुछ स्कीम्स बताऊंगा डिटेल में,
100% स्कीम्स तो कवर करना मुश्किल है, जो अपना टाइम मुझे एलोकेट किया गया, बट स्टिल आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जो इन जनरल आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, लाइक CGT MSc, PMEGP, जो छोटे वेंचर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनको अगर लगता है कि 10 लाख तक का लोन मिल जाए तो भी हमारा काम हो जाएगा, मुद्रा लोन है, आई विल डिटेल इन डिस्कस A to Z। आपको उसमें प्रोसेस भी मैं बताऊंगा, डॉक्यूमेंटेशन भी बताऊंगा, अप्लाई करने का तरीका भी बताऊंगा। देन आप यूनिट डेवलप करेंगे, उसके अप्रूवल्स लेंगे। जैसे आप फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ेगा, पॉल्यूशन कंट्रोल से क्लियरेंस लेना पड़ेगा, लेबर लॉज को कंप्लाई करने पड़ेंगे, जो वहां की MCD है उसका भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। सो वंस यू विल गेट ऑल द क्लियरेंसेस एंड अप्रूवल, देन गो विद द क्वालिटी सर्टिफिकेशन एज वेल, दैट आई सेड ISO सर्टिफिकेशन, राइट। और BIS जो इंडिया में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, वो भी आपको सर्टिफिकेशन क्वालिटी के लिए देता है। देन सी कि क्या मेरे प्रोडक्ट में कोई क्वालिटी टेस्टिंग हो सकती है, उसकी नियर बाई कोई लैब है क्या जिसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ, अवेल कर सकता हूँ, बिकॉज इट विल नॉट बी फीजिबल फॉर यू टू स्टार्ट योर ओन टेस्टिंग लैब फॉर योर ओन क्वालिटी टेस्टिंग, because it will engage use cost and that is not at all suggested कि आप पूरा पैसा सिर्फ एक टेस्टिंग में लगा दें। अब जब मुझे पता चला कि अब मैं सेटअप कर चुका हूं, कैसे कैसे मुझे सेटअप करना है, अब हम बढ़ते हैं कि एंटरप्राइजेस क्या है, उसकी क्या थ्रेशोल्ड है, आप MSME में कैसे आएंगे। आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताएं कि आपको कितने थ्रेशोल्ड दी गई है MSME में कैटेगराइजेशन के लिए, बिकॉज इफ यू वांट टू गेट द MSME फंडिंग या MSME सब्सिडी, यू मस्ट हैव द उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और उद्योग आधार जो पहले था वो अब कन्वर्ट होकर उद्यम हो गया है। तो कितने लोगों को ये पता है कि क्या थ्रेशोल्ड है, आप मुझे चैट बॉक्स में बताएं, फिर मैं आपको डिफाइन करता हूं। एनीबडी, किसी को पता है टर्नओवर का क्या क्राइटेरिया है, इन्वेस्टमेंट का क्या क्राइटेरिया है? 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़? सर आप तुक्का ही मार दो। मेघा शर्मा जी आप कुछ गेस ही डाल दीजिए, नो सर लिखने के बजाय। प्लीज एनीबडी ट्राई टू पार्टिसिपेट, द मोर यू विल इंटरेक्ट द मोर यू विल गेट। मोइन जी नो, ओके ओके ओके। एनीबडी एल्स, किसी को भी पता हो, यू कैन गेस। 1 करोड़, ओके। राजा लक्ष्मी जी बेंगलोर में आता जाता रहता हूँ मैडम, बहुत अच्छी सिटी है, बट मुझे एक बार आप प्लीज बताएं कि क्या क्राइटेरिया है। सागर जी 4 करोड़। माय क्वेश्चन इज, प्लीज आप बाकी चीजों को छोड़ के सिर्फ मुझे ये बताएं कि क्या क्राइटेरिया है। ओके, आई विल मूव फर्दर। माइक्रो 1 करोड़, 5 करोड़, 2, 5, 25, ओके, 250 करोड़, ओके। दनीश शाह, वेरी गुड, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। काफी होशियार लोग हमारे साथ आज सेशन में जुड़े हुए हैं, so let us move on. So the criteria for classification of enterprises into the micro, small and medium MSME, 3 कैटेगरी हैं, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। जैसा मैंने आपको बताया पहले 2 क्राइटेरिया हुआ करते थे, एक सर्विस सेक्टर के लिए था, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए था, बट लेटर ऑन उनको क्लब कर दिया गया और इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरिया के साथ एक और नया क्राइटेरिया टर्नओवर का ऐड कर दिया गया। सो इफ यू गो विद द लेटेस्ट थ्रेशोल्ड, so the latest threshold for both the sector, either it is of manufacturing or service, so investment criteria is 1 crore and turnover criteria is 5 crore. This is for micro. आप देखेंगे 5 times, अगर मेरा इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है तो उसका 5 टाइम्स जो है वो मेरा टर्नओवर होना चाहिए। जैसे कि आप लोन फंडिंग लेने जाते हैं तो बैंकर ये बोलता है कि डेबिट क्रेडिट समेशन मुझे दिखाओ, लाइक आपके क्रेडिट में ट्रांजैक्शन कितने आ रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शन कितने आ रहे हैं, वो ट्रांजैक्शन कम से कम 5 to 6 टाइम्स होना चाहिए। दैट मीन्स यू आर गेटिंग रियलाइजेशन at least 5 to 6 times of your funding whatever you have, so that you can route the transaction and you can maintain the liquidity in your business. So for the micro category, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ अप टू 1 करोड़ है
और आपका जो टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, देन यू कैन क्लासिफाई योरसेल्फ एज अ माइक्रो। देन फॉर स्मॉल, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इज 10 टाइम्स। आप देखो 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट है और उसका 5 टाइम्स जो है 50 करोड़ का टर्नओवर है। लेकिन अगर आपने इससे ज्यादा क्रॉस कर लिया, लाइक अगर आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो 12 करोड़ का है और टर्नओवर जो है वो 70 करोड़ का है, तो आप स्मॉल से एक अप कर जाएंगे और आप मीडियम कैटेगरी में आ जाएंगे। बट फॉर मीडियम कैटेगरी द इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड इज अप टू 50 करोड़ and the turnover is up to 250 crore. So if you maintain this criteria, only then you will be classified as micro, small and medium enterprises, MSME enterprises, and you can avail all the benefits offered by MSME ministry or other ministries. Okay? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए। अब हम इसके बाद स्कीम्स पे सीधे जंप करेंगे। नहीं मेघा जी, आपको पीपीटी नहीं मिलेगी। आप जस्ट यू नीड टू स्टे ट्यून आउट हियर, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। पीपीटी आपके साथ शेयर नहीं की जाएगी। अभी तक थ्रेशोल्ड में, इनिशियली बेनिफिट में किसी को कोई प्रॉब्लम है, प्लीज लेट मी नो। आपको जो फर्दर सपोर्ट है वो उद्यमिता हेल्पलाइन आपके साथ कंटिन्यूअसली साथ में रहेंगे, वो आपको हेल्प करते जाएंगे जहां पे जिसे प्रॉब्लम आएगी। अभी मैं आपको जो स्कीम्स है उसके बारे में बताऊंगा। जो मैंने आपको शेयर किया उसमें आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो, जस्ट लेट मी नो। So now we'll discuss about CGT MSE scheme, Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises. My question is, कोई मुझे बताएगा कि अगर मेरा टर्नओवर कितने का है, मैंने थ्रेशोल्ड बताया था 50, अगर मेरा टर्नओवर 100 करोड़ का है और इन्वेस्टमेंट जो है सिर्फ 5 करोड़ की है, तो क्या मैं ये CGT MSE की स्कीम ले सकता हूं या नहीं? एनीबडी चैट बॉक्स में प्लीज आप लोग बताएं। मेघा जी आप बोल रहे हैं नो नो नो। पल्लवी यस। जो लोग यस बोल रहे हैं वो मुझे एक बार कोई बताएगा क्यों ले सकते हैं? तो सर आप इसको एक बार पढ़ो, इसमें लिख रहा है फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, मतलब ये छोटे और थोड़े से बड़े बच्चों के लिए, जो बिल्कुल युवा हैं, आत्मनिर्भर हैं, जो अपने 250 करोड़ का टर्नओवर अचीव कर पा रहे हैं, या जो 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ का 70 करोड़ का इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको 2 करोड़ के फंडिंग की जरूरत नहीं है। सो दिस स्कीम इज फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। गोपीनाथ जी नमस्कार, अब हम आपको देख पा रहे हैं। अब इस CGT MSE स्कीम के अगर आप ऑब्जेक्टिव की बात करें, लाइक आई टोल्ड यू कि वी आर द, इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी समस्या होती है कि उनके पास सिक्योरिटी नहीं होती। सर हम अपना खेत बेच के आपको दे दें या खेत को गिरवी रख दें तो हमारे बाल बच्चे क्या खाएंगे? हमारे पास सर अगर FD देने को होता तो हम आपके पास लोन लेने क्यों आते? सर हमारी एक गाड़ी है वो रख लो। सर गाड़ी की वैल्यू 2 करोड़ की तो नहीं होगी, और अगर 2 करोड़ की होगी तो आप 2 करोड़ का लोन लेने नहीं आओगे। So what is the option available to the MSME who don't have that much security to offer to the banker? जिनके पास सिक्योरिटी नहीं है वो कैसे बेनिफिट ले सकते हैं? उसके लिए स्कीम है CGT MSE, जिससे टाइमली आपको फंडिंग मिल सके। क्योंकि आपको टाइमली फंडिंग चाहिए, रिजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट में चाहिए। इफ यू गो टू द NBFC दे विल से सर आपको लोन चाहिए ना, मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको 36% पर एनम के रेट से जो है वो लोन दे देता हूं। कैसे? 3% पर मंथ। कई हमारे भाई होते हैं जो उद्यमी हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, उनको लोन चाहिए, बोलते हैं भैया मुझे लोन दे दो यार, चाहे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लो। लेकिन
आप समझिए कि अगर आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिल रहा है, आपकी फाइनेंस कॉस्ट ही बहुत ज्यादा हो गई, तो उससे ऑटोमेटिकली जो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो हाई हो जाएगी, और इफ योर प्रोडक्ट कॉस्ट विल बी हायर, देन यू विल नॉट बी एबल टू compete इन द मार्केट। जो दूसरा बंदा है जिसके पास अपनी फंडिंग है, वो लोअर प्राइस में आपको प्रोडक्ट दे देगा और आपका जो मार्केट शेयर है वो खुद खा जाएगा। So at that moment you need to maintain the liquidity through the lowest funded debt और reasonable funded debt। आपको 6-7% बहुत ज्यादा हुआ तो 8% में अगर आपको लोन मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस को मैनेज कर पाएंगे, लेकिन अगर वही 12 से 15% आपको मिलेगा तो उस फंडिंग का जो फाइनेंस कॉस्ट आएगा वो एलोकेट तो आपके प्रोडक्ट पे ही जाएगा, उसका एलोकेशन, और आपका प्रोडक्ट जो है वो महंगा हो जाएगा। दूसरा, जब आप बैंकर के पास जाते हैं तो अगर आपका कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, आपकी पुरानी बिजनेस की बैलेंस शीट नहीं है, पिछले 3 साल की बैलेंस शीट मांगते हैं, अगर आपकी 3 साल की या 5 साल की 10 साल की बैलेंस शीट नहीं है, वो बोलेंगे सर हम आप पे ट्रस्ट कैसे करें, रिलाय कैसे करें कि जो पैसे मैं आपको दे रहा हूं यू विल डेफिनेटली रिटर्न बैक दैट मनी। इस समस्या के समाधान के लिए ये स्कीम है कि आपको ये सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ट्रस्ट है वो आपको सिक्योरिटी दे रहा है, आपको और किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। और जो मैं बहुत स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, जिनके पापा या जिनके दादाजी या जिनके ससुर जी जो है, या जिनके मायके पक्ष में या ससुराल पक्ष में कोई बिजनेसमैन नहीं है, जिन्होंने पहली बार अपना बिजनेस स्टार्ट किया, उनको अगर फंडिंग चाहिए बिना किसी सिक्योरिटी को, दिस इज द स्कीम थ्रू विच यू कैन गेट द फंडिंग। नाउ इस फंडिंग में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जिस्टिंग जो बिजनेसमैन है उनको ही मिलेगा। दिस स्कीम इज अवेलेबल टू बोथ, टू न्यू एंटरप्रेन्योर एंड टू existing entrepreneur, right? And this scheme is available without any collateral security, without any third party guarantees. Sometimes you will see कि बैंकर बोलते हैं कि सर एक काम करो, सिक्योरिटी नहीं है, आप उन भाई साहब को जानते हो ना, उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, उनसे एक लेटर लिखवा के दे दो। आप उनके पास जाते हो, साहब मुझे एक लेटर लिख के दे दो, बोलते मैं लेटर लिख के तो दूंगा लेकिन उसका कमीशन लूंगा। आपको उस चीज से भी यहाँ पे छुटकारा मिल जाएगा, आपको थर्ड पार्टी गारंटी देने की भी जरूरत नहीं है। इस स्कीम को अवेलेबल कराया गया है जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक हैं, आरआरबीज हैं, नाबार्ड के थ्रू एक वाइबल जो प्रोजेक्ट है उसको फंड किया जाएगा। एनबीएफसी को भी इंक्लूड कर दिया गया पिछले साल से, एनबीएफसी के थ्रू भी आप इस स्कीम में लोन ले सकते हैं, बट अगेन आपको एनबीएफसी से इस स्कीम में लोन लेना है। Sometimes we as a MSME go to the banker or NBFC और हम बोलते हैं भैया हमें लोन चाहिए, वो आपको लोन दे देते हैं बट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट में, क्योंकि आप उनको ये नहीं बोलते हो कि मुझे इस स्कीम में लोन चाहिए, आप ये बोलते हो मुझे लोन चाहिए। तो जब तक आपका पोर्टफोलियो इस स्कीम में कवर नहीं होगा, इस स्कीम में कैटेगराइज नहीं किया जाएगा, आपको इस स्कीम का बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये जो 2 करोड़ की फंडिंग है आपको वर्किंग कैपिटल के लिए भी मिल सकती है, टर्म लोन के केस में भी मिल सकती है, जिसे प्लांट मशीनरी लेना है उनको टर्म लोन मिल जाएगा, जिन्हें लिक्विडिटी क्रंच के लिए चाहिए कि लिक्विडिटी मेंटेन हो जाए, सो दे विल गेट इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग कैपिटल। द थ्रेशोल्ड फॉर दिस स्कीम इज 2 करोड़, सो अप टू 2 करोड़। अगर आपको 2.5 करोड़ चाहिए तो इस स्कीम में आप कवर नहीं हो पाएंगे, 2 करोड़ का ही आपको लोन यहाँ पे मिल जाएगा। बट अगर आपको 4 करोड़ का लोन चाहिए, 3 करोड़ का लोन चाहिए, तो इस स्कीम में कैसे कवर किया जाएगा वो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे आपके बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के बाद। This scheme is extended without any collateral security, without any third party guarantee, and this is available to the new and existing both the entrepreneurs. Now अब इसमें बात ये आती है कि मैं इसको कवर कितना कर सकता हूं। अगर मेरे को कवर करना हो, जो कवरेज है, क्या 100% सिक्योरिटी अवेलेबल है या 100% सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है, 50% है, 80% है, 30% है, कितना आपको सिक्योरिटी
या जो गारंटी है, जो कवर दिया जाएगा गवर्नमेंट के साइड से इस ट्रस्ट में, वो कितना दिया जाएगा। सो द कवर विल बी 50% to 85%। अब कैसे मिलेगा 50 से 85 तक, वो हम आगे देखते हैं। अगर आपका लोन बहुत छोटा है, द लोन अमाउंट इज अप टू 5 लाख, जो कि माइक्रो, जो सबसे छोटा एंटिटी है उसको दिया जाएगा, तो जो कवरेज है अप टू 85% जो कवरेज है वो आपको इस स्कीम में मिलेगा। लेकिन सर 5 से तो ज्यादा है, 10 लाख का मेरे को लोन चाहिए। सो द गवर्नमेंट सेज इफ योर रिक्वायरमेंट इज मोर देन 5 लाख बट अप टू 50 लाख, तो सर हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, आपको 75% तक का जो है वो कवर दे देंगे, राइट। लेकिन एक भाई साहब आते हैं, वो बोलते हैं कि सर मुझे ना करीब 90 लाख रुपए का रिक्वायरमेंट है, तो सर यहाँ आपने 50 लाख क्रॉस कर दिया। सो अगेन गवर्नमेंट से कि सर अगर आपका 1 करोड़ तक का है, आपने फंडिंग रिक्वायरमेंट ये 2 करोड़ का हो गया है, तो आपको जो 50% की सिक्योरिटी हमारे साइड से प्रोवाइड की जाएगी, फ्लैट, राइट। इसमें जो खास कुछ चैट बॉक्स में देख रहा था, जो वुमेन एंटरप्राइजेस, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे थे कि सर अगर महिलाएं हैं वो बिजनेस करती हैं तो उनको इस स्पेशल प्रायोरिटी दी गई है, और जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के लोग हैं अगर वो बिजनेस करते हैं तो इन दोनों ही कैटेगरी के लोगों को 80% का कवर जो है वो इस स्कीम से दिया जाएगा। आप टर्नओवर की बात करते हैं तो जो वर्किंग कैपिटल होता है उसमें तो आपको जो कवर है 5 साल का एक ब्लॉक रहेगा, या आपको 2 साल 3 साल जितने साल के लिए चाहिए, मैक्सिमम 5 साल 5 ईयर का जो ब्लॉक है वो दिया जाएगा। और जो टर्म लोन है, टर्म लोन के केस में जो पीरियड है वो दैट डिपेंड्स कि आपका जो एसेट है वो कितना लंबा चलने वाला और कितने साल के लिए आपने रिपेमेंट के लिए बात किया हुआ है और कितना ड्यूरेशन आपने सेलेक्ट किया है। सेम उसी का एक समराइजेशन वर्जन है जो मैंने आगे दिया है। अब बात आती है कि सर ये सिक्योरिटी जो है कोई फ्री में तो देता नहीं है, so whether government will charge anything or not, or it is free of cost, हमें कोई पैसे नहीं देने। सर आपको अगर फ्री में सब कुछ मिल जाएगा तो आप उसकी कदर नहीं करोगे। सो यू विल हैव टू पे अ स्मॉल बिट, एक बहुत छोटा सा कमीशन चार्ज आपको पे करना पड़ेगा इस गारंटी के लिए। लेटेस्ट में 50% आपका ऑफ चल रहा है, लेकिन नॉर्मली जो इसका रेट है, अगर आपका फैसिलिटी अप टू 5 लाख है तो आपको 1%, और अगर इससे ऊपर है तो 1.5% आप रीजन में जाते हैं और उसके लिए आप लेते हैं तो हाफ 0.75% लगेगा। लेकिन अभी जो एनुअल सर्विस स्पेसिफाइड रेट जो आपको एक सब्सिडाइज बेनिफिट मिल रहा है वो 5 लाख तक के लिए, मतलब 0.5 जो एक था वो 0.5 आपको देना है, और जो 1.5 था वो 0.75 देना, मतलब 50% का ऑफ चल रहा है। जो MLI है, मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, जो नेशनलाइज्ड बैंक है, NBFCs हैं, वहां पे आप डायरेक्टली जाइए, अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लेके जाइए, उनसे बात कीजिए कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरी कॉस्ट है, ये मेरा अपना कंट्रीब्यूशन है, ये मुझे आपके साइड से चाहिए। वो एक एप्लीकेशन फॉर्म देंगे इस स्कीम का। कुछ जगह ऑनलाइन ऑप्शन अवेलेबल है, कुछ जगह ऑफलाइन ऑप्शन अवेलेबल है। आपको वो फॉर्म को फिल करना है। अब फॉर्म को फिल करने के बाद देना है। जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, बैंकर उसके नॉर्म्स को पढ़ देंगे, कंडीशंस आप कंप्लाई करेंगे तो आपको वो लोन सैंक्शन कर दिया जाएगा। एक बेसिक जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट आती है, वो बेसिक डॉक्यूमेंट कौन कौन से जो आपको देने होते हैं। एक तो प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको देना है, जिसमें आप 2 तरीके से चीजें बताएंगे। नंबर 1, व्हाट माय प्रोजेक्ट इज, बिजनेस क्या है, क्या बिजनेस करने वाले हैं, किस प्रोडक्ट में डील करने वाले हैं, कहां से रॉ मटेरियल प्रोक्योर करेंगे, कौन कौन से रॉ मटेरियल प्रोक्योर करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा, मैं लोकल सेल कर रहा हूं या सिर्फ डोमेस्टिक है या एक्सपोर्ट भी है, मेरे सप्लायर कौन कौन से हैं, मेरे कस्टमर प्रपोज्ड कौन कौन से हैं, कितना रेवेन्यू मैं जनरेट करूंगा, क्या मेरा कैश फ्लो होगा, क्या मेरी प्रॉफिटेबिलिटी होगी, क्या मेरा जो डेट सर्विस कवरेज रेशियो है DSCR वो क्या होगा, एसेट कवरेज रेशियो क्या होगा, डेट इक्विटी रेशियो क्या होगा, करंट रेशियो क्या होगा, हाउ आई विल मैनेज, what experience I have with respect to my business. So all this detailed project report you need to submit to the banker. बैंकर उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को देखेगा, उसे स्टडी करेगा, उसका वाइबिलिटी एनालिसिस करेगा।
वाइबिलिटी एनालिसिस करने के बाद आपको गो अहेड बोलेगा कि आप मुझे बाकी डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोवाइड करो। अब बाकी डॉक्यूमेंटेशन में क्या आता है, एक तो मैंने आपको बिजनेस प्रोजेक्शन, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, अब आपको अगले 5 साल का प्रोजेक्शन सबमिट करना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है इनकम प्रूफ, कि सर मैं आपको पैसे तो दे दूं, आप नया नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, बट ये वापस कैसे करोगे, आपकी खुद की कोई कैपेसिटी है पेमेंट की, आप सैलरी दो, या आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, रिकरिंग इनकम है, या आप भी डिपेंडेंट हो इसी बिजनेस से। अगर आप भी इसी बिजनेस से ही डिपेंडेंट हो और अगर बिजनेस नहीं चला तो खुद तो डूबोगे ही सर, मुझे भी ले डूबोगे। तो उस केस में आपका इनकम और रिपेमेंट कैपेसिटी चेक करने के लिए आपकी पर्सनल इनकम टैक्स की डिटेल वो मांगते हैं। जो एंटिटी है, एंटिटी इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है, एलएलपी हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड हो सकता है, पब्लिक लिमिटेड हो सकता है, लिस्टेड कंपनी हो सकती है, अनलिस्टेड कंपनी भी हो सकती है। जैसा आपका प्रारूप होगा, बेस्ड ऑन योर हायरार्की एंड स्ट्रक्चर, द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट विल बी आस्क्ड फ्रॉम द बैंकर एंड यू नीड टू सबमिट टू द बैंकर। जैसे अगर आप कंपनी, आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, तो यू नीड टू सबमिट कॉपी ऑफ आईटीआर, copy of profit and loss account, copy of balance sheet. For the ITR you need to give the computation as well. अगर आप इंडिविजुअल हैं तो अपनी पर्सनल ITR डिटेल, जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपको सबमिट करना होगा। अगर आप सैलरी नहीं कहीं तो सैलरी स्लिप भी आपसे मांग सकता है, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड कि आपकी रिपेमेंट कैपेसिटी है। समटाइम्स दे ऑल्सो आस्क फॉर द नेटवर्थ सर्टिफिकेट, कि आपकी पर्सनल नेटवर्थ कितनी है, आपकी अपनी भी पूंजी है या नहीं है। ठीक है सर। इस स्कीम में आपको और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएं, फिर मैं इसके बाद आगे मूव ऑन करता हूं दूसरी स्कीम में। एनीबडी? और मुझे साथ साथ ये भी बताते चले कि आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, लैंग्वेज में कोई चेंज करना है, कंटेंट में कोई चेंज करना है, जस्ट लेट मी नो। पीपीटी मोर देन 100 पेजेस की है, बट मैं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कवर करके चल रहा हूं, बिकॉज वी हैव टाइम कंस्ट्रेंट, एवरीथिंग वी कैन नॉट कवर इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 1.5 hour टाइम। Please let me know if anybody have any question on this scheme. Okay, okay, fine. किसी का कोई सवाल, कोई इसमें डाउट, ये स्कीम आपको समझ में आई या नहीं? मोहन जी, थैंक यू। Joseph, I'll definitely try to cover, but most of the participants are saying to make it in Hindi. Yes, बहुत अच्छा सवाल खुशबू का आया है, बहुत अच्छा सवाल। मैं बिल्कुल स्किप कर जाता, लेकिन आपने बहुत अच्छा सवाल खुशबू पूछ लिया। डेफिनेटली मैं इसको टेकअप करूंगा। यादव बाबू, बिल्कुल आप ले सकते हैं। यस, बिल्कुल बिल्कुल आप ले सकते हैं। आप मंदार पंडित जी, आप ये बैंक में जाके इस स्कीम के डॉक्यूमेंट फॉर्म जो है वो आपको मिल जाएंगे। ओके, फाइन। सो खुशबू का बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि सर क्या हम इसमें ट्रेडर्स को इंक्लूड कर सकते हैं क्या? तो सर मैं बताऊं, ये रिसेंट का ही चेंजेस है। अर्लियर देयर वाज नेगेटिव लिस्ट, जहां पे आप एनआईसी कोड आता है तो 45, 46 और 47, इन 3 केसेस में द इशू वाज कि ये जो लोग थे इन 3 कैटेगरी में वो ट्रेडर थे, इधर होलसेल और रिटेल। So these traders were not allowed to get the funding and they were not allowed, they were not eligible to register themselves as a MSME, right? But now आप अब रजिस्टर कर सकते हैं और इस बेनिफिट को भी आप ले सकते हैं। यस, गारंटी फीस जब आप फर्स्ट टाइम उनसे लेंगे तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है, तो मैं चाह रहा हूं कि कुछ और भी चीजें मैं कवर कर सकूं। अब कुछ हमारे मित्र कह रहे थे कि सर हमने एक इंडस्ट्री का सेटअप तो कर लिया, बट हमें थोड़ा कुछ डेवलप करना है, हमें क्लस्टर डेवलप करना है, एक हब बनाना चाहते हैं हम। तो क्या उसके लिए कुछ कॉमन फैसिलिटी, जैसे मैंने आपको बोला कि आपके अगर 10 उद्यमी भाई हैं, एक एरिया में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में काम करते हैं, लेकिन किसी के पास टेस्टिंग का कोई लैब नहीं है, कोई ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूशन नहीं है, राइट?
कुछ प्रमोशन करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए कोई डिवीजन नहीं है, तो वो एक कॉमन पूल बना के और कुछ ऐसा अगर काम करना चाहते हैं तो यस, जो एक स्कीम है MSECDP, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस स्कीम के तहत सपोर्ट किया जाएगा, जिससे आप अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर सकें, एम्प्लॉयज को और अपने वर्कर्स को ट्रेन कर सकें, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव कर सकें, मार्केट में एक्सेस कर सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को डेवलप कर सकें। इन सारी चीजों के लिए ये स्कीम दी गई है। ये एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर सॉरी सॉरी। तो अगर एक आप कॉमन फैसिलिटी सेंटर को क्रिएट करना चाहते हैं तो ये स्कीम आपके लिए, जिससे कि उस एरिया में जितने भी MSMEs होंगे उन सबको आप कैटर कर पाएंगे और सपोर्ट कर पाएंगे। ये स्कीम अवेलेबल है एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर हैं तो यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द चैलेंजेस एंड इश्यूज बीइंग फेस्ड इन द इंडस्ट्री, एंड उन चीजों को कैसे ओवरकम किया जाए, कैसे पूल बनाया जाए, कैसे क्रिएशन किया जाए, कॉमन पूल, जिससे आप सब लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकें। आप एक SPV भी फॉर्म कर सकते हैं, किसी के साथ ज्वाइंट वेंचर बना सकते हैं और इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। अब इसमें जो आपका सेटअप आप करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप एक टेस्टिंग लैब या क्वालिटी कंट्रोल के लिए कुछ आप बनाना चाहेंगे कॉमन पूल में, ऑब्वियसली आपका प्रोजेक्ट की कॉस्ट ज्यादा होगी, खर्चा आपका ज्यादा होगा, एसेट्स क्रिएशन होगा। एसेट क्रिएशन होगा तो आपको लॉन्ग टर्म फंड की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर आप एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर क्रिएट करना चाहते हैं तो मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर आपकी 30 करोड़ तक की है तो आपको 80% का जो असिस्टेंस है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की आप बात करते हैं और आपका खर्चा मोटा मोटी 15 के, जैसे अगर कोई रोड नहीं है या कोई ब्रिज नहीं है, अगर वो बन जाए तो आपका ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाए, या रोड बहुत खराब है उसे अगर प्रॉपर बना दिया जाए तो इजिली आपका ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में कोई इश्यू है, तो उन्हें आपको लेने के लिए अगर कुछ क्रिएट करना है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, मोटा मोटी 15 करोड़ तक का आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट अलाउड है, तो उसका 70% गवर्नमेंट आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। मैंने वेबसाइट का लिंक दिया है, इस वेबसाइट में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं एंड यू कैन गेट बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। अब नेक्स्ट स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस स्कीम में सस्ते रेट में तो लोन मिलेगा ही मिलेगा, एक सब्सिडी भी मिलेगी, एंड अप टू 35% ऑफ सब्सिडी यू विल गेट इन दिस स्कीम। इसके बारे में आप लोग मुझे बताओ कि क्या आप में से किसी को पता है कि ये स्कीम क्या है क्या नहीं है, प्लीज। मैं उद्यमिता हेल्पलाइन में सारे स्कीम्स की जो लिंक वगैरह है मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप शशांक से या रिचा से आप कनेक्ट करके और डायरेक्टली उद्यमिता हेल्पलाइन से आप इसका जो PDF है वो ले सकते हैं। जी सर, बिल्कुल। तो कल्पना सुरेंद्र, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यस मैडम, ये पता है, इसका फुल फॉर्म तो पता है, ये है क्या, ये भी आप प्लीज मुझे बताएं। एनीबडी? तो द यूनिट विद इन्वेस्टमेंट अप टू 25 लाख, ओके ओके। शशि रंजन जी, नेक्स्ट और कोई? वी हैव 150 पार्टिसिपेंट्स, और इतने कम आप लोग ऐसे पार्टिसिपेट करेंगे तो मैं एंजॉय कैसे करूंगा? आपको पता है कि स्पीकर का सबसे ज्यादा एंजॉय वो तभी करता है जब इंटरेक्शन होता है पार्टिसिपेंट से।
अभी तो ये फिजिकल सेशन नहीं है, जब मैं फिजिकल सेशन लेता हूँ तो हमारे पार्टिसिपेंट्स भी बहुत सारे लोग स्पीकर बन जाते हैं सेम टाइम पे जब मैं डिस्कशन कर रहा होता हूँ। यस, व्हाट एल्स यू नो अबाउट दिस पीएम ईजीपी? यस, व्हाट एल्स? चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको। ये अच्छा है, दिस इज वेरी गुड सर। आई डोंट हैव एनी आइडिया, नो आइडिया सर, मुझे पता नहीं है, पूरा बताइए। ओके, फाइन फाइन, सो लेट अस मूव फर्दर। तो आपको मैं इसका पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बता देता हूँ। पहले क्या था, 2008 तक दो स्कीम चलती थी। एक रूरल एरिया में चलती थी, एक अर्बन एरिया में चलती थी। एक का नाम था प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, एक था रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। रूरल में चलता था, अर्बन में भी चलता, दोनों के अलग अलग सेटअप थे, अलग अलग इसके रेगुलेटर थे। अब समस्या ये आई कि अगर एक कोई मिक्स किया जाए या एडमिनिस्ट्रेशन को कॉमन बनाया जाए, जिससे कि इजिली ट्रैक किया जाए कि हम किनको लोन दे रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कितना मेरा फंडिंग हुआ, कितना उसका यूटिलाइजेशन हुआ, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन जो चीजें हैं वो पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, तो मुझे ट्रैक करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो एक नई स्कीम लाई गई, पीएम ईजीपी, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, जो कि मेन वजह है कि रूरल और अर्बन दोनों ही एरिया में नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए जा सके। Because after the pandemic, if you see, from every state, even from different countries, people came to their hometown. वो अपने अपने घर आ गए, जैसे बोलते हैं ना पवेलियन को लौट गया भाई, बल्ला चल नहीं पाया। तो अब अगर आप अपने घर को लौट गए हैं तो अपने घर में क्या आप अपना उद्योग बना सकते हैं, क्या आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं? Why don't you think to be a job creator instead of being the job seeker? आप रोजगार के लिए भागने से अच्छा रोजगार देने वाला बनिए। आप अगर अपना रोजगार स्टार्ट करेंगे तो उससे आप 10 लोगों को रोजगार दे पाएंगे। तो आप रोजगार क्रिएट कैसे कर सकते हैं? जो अनएम्प्लॉयमेंट है इस यूथ में, उनके इस स्किल्स को कैसे डेवलप किया जाए, उनको ट्रेन कैसे किया जाए, उनको अवेयर कैसे किया जाए अबाउट गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज, गवर्नमेंट सेक्टर इंसेंटिव्स थ्रू विच दे कैन स्टार्ट देयर ओन वेंचर। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो यूथ गांव से शहर में आता है तो उसको हम कैसे अवेयर करें कि आप गांव में रह के भी अपने काम को कर सकते हो, अपना इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हो, अपना रोजगार खड़ा कर सकते हो। जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट है उसको कैसे बढ़ाया जाए, रूरल एम्प्लॉयमेंट है उसको कैसे बढ़ाया जाए, इन सारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ इस स्कीम को बनाया गया। अब इस स्कीम में सबसे अच्छा जो पार्ट है दैट इज सब्सिडी, कि आपको सब्सिडी मिलेगी। अब सब्सिडी कितनी मिलेगी, मैक्सिमम जो अमाउंट है वो लेने के लिए भी प्लानिंग करनी पड़ती है कि आप कैसे प्लानिंग करें कि मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। जो लोग मैन्युफैक्चरर मेरे साथ यहाँ जुड़े होंगे सेशन में, दे कैन इजिली अंडरस्टैंड कि अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है तो आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी को अगर मैक्सिमम यूटिलाइज करना है तो आपको प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। लाइकवाइज इफ यू वांट टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ एनी स्कीम यू विल नीड डेफिनेटली अ गुड प्लानिंग। कुछ कैटेगरी हैं, इनमें दो कैटेगरी बांटा गया है, एक जनरल कैटेगरी और एक स्पेशल कैटेगरी। अब जनरल कैटेगरी के लिए क्या स्कीम है? दो चीजें हैं, एक तो आपको 100% फंडिंग नहीं मिलेगी इसमें, कुछ आपको मार्जिन देना पड़ेगा। अब वो मार्जिन भी 10% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, लेकिन किसे कितना देना है और मैक्सिमम फंडिंग कितनी मिल सकती है। तो राइटली किसी ने चैट बॉक्स में बोला था कि 25 लाख तक का जो है, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है तो 25 लाख तक का बेनिफिट इस स्कीम से आप ले सकते हैं। और अगर आपका सर्विस सेक्टर से है, आप सर्विस इंडस्ट्री आप डालना चाहते हैं, तो अराउंड 10 लाख तक का जो लोन या जो बेनिफिट है तो आप इस स्कीम से ले पाएंगे। अब लेके चलते हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी में, कैटेगरी एक आप समझना है तो पहले ये समझिए कि अगर आप ST SC OBC माइनॉरिटी वुमेन या एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप, नॉर्थ ईस्ट रीजन या हिली एरिया, बॉर्डर एरिया,
अगर इन किसी भी एरिया से आप बिलोंग करते हैं तो आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। बाकी जनता जो इसके अलावा है उनको नॉर्मल बनाया जाएगा। तो जो स्पेशल कैटेगरी वाले उनको बोला गया कि सर आपके प्रोजेक्ट का 95% हम देंगे, 5% आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। और जो अदर देन स्पेशल कैटेगरी है उनको बोला गया कि 10% आपको कंट्रीब्यूट करना है, 90% हम कंट्रीब्यूट करेंगे एज अ फंडिंग। नाउ क्वेश्चन कम्स कि सर सब्सिडी कितनी मिलेगी। तो सब्सिडी के लिए भी बोला गया कि अब फिर से हम इस चीज को 2 कैटेगरी में बांटते हैं। आप रूरल में हैं या अर्बन एरिया में, शहर में है या गांव में है। तो अगर आप अर्बन एरिया में हैं और स्पेशल कैटेगरी वाले लोग हैं तो आपको 25% के प्रोजेक्ट कॉस्ट की सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन अगर आप अर्बन एरिया में हैं और आप जनरल कैटेगरी में फॉल करते हैं देन यू विल गेट 15% ऑफ सब्सिडी। लेकिन सर मैं अर्बन एरिया में नहीं, मैं रूरल एरिया में काम करना चाहता हूं, मैं रूरल एरिया में फैक्ट्री लगाना चाहता हूं। उस केस में बोला गया कि अगर आप स्पेशल कैटेगरी में तो आपको 35% की सब्सिडी दी जाएगी। उसी की तरह अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो 25% की सब्सिडी आपको मिलेगी। सो दिस इज अ टेबल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किसे कितनी सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे प्लानिंग आती है कि अगर आपको मार्जिन कम करना है या फिर आपको 15% से 35% आपको सब्सिडी चाहिए तो कैसे प्लान करेंगे कि आप 35% ले सकते हैं। अगर आप 10% में फॉल करते हैं तो भी का ऑप्शन है कि आपको ज्यादा सब्सिडी मिल जाए। दैट कम्स विद द गुड प्लानिंग विद योर कंसल्टेंट, और जो उद्यमिता हेल्पलाइन है वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी इसमें। अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो चैट बॉक्स में आप मुझे कोई बताएंगे कि सर आप क्या क्या कंडीशंस हैं जिन्हें आप कंप्लाई करेंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे इस स्कीम को लेने के लिए। कैलाश जी का जो क्वेश्चन है, सर आपको शॉप मीन्स व्हाट। अगर रनिंग बिजनेस है देन ओके, रनिंग बिजनेस नहीं है तो सर प्रॉपर्टी क्रिएट करने के लिए लोन नहीं मिल पाएगा। एनीबडी कोई मुझे बताएगा एलिजिबिलिटी, या फिर आप मुझे लिख दो कि नहीं नहीं हमें पता नहीं है। यस, ईडीपी सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड। अजीत जी यस, आगे मैं कवर करूंगा सर ईडीपी को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, इस स्कीम को अभी कवर करना है पूरा। तो सर पहली क्राइटेरिया ये है कि जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेस करना चाहता है, सबसे पहले तो उसकी एज 18+ होनी चाहिए। क्योंकि सर आप जब कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो आपकी एज 18 से पार होनी चाहिए तभी आप कॉन्ट्रैक्ट कर पाओगे। नहीं तो आप बोल दोगे सर मैं तो माइनर था, मैं तो पैसे लौटाना ही नहीं चाहता और मुझे तो पैसे ही नहीं दिए तो मैं क्यों लौटाऊं। दूसरा, कोई इनकम की सीलिंग नहीं है कि आपकी भी इस पर्टिकुलर इतनी इनकम होनी चाहिए। जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है अगर above 10 लाख इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड above 5 लाख इन द सर्विस सेक्टर तो आपको एटलीस्ट 8th स्टैंडर्ड आपका क्वालिफिकेशन जो है आप 8वीं पास होने चाहिए। क्यों? क्योंकि पैसे ज्यादा लग रहे हैं तो आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी है। तभी आप बड़े वेंडर से, बड़े कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे, अपने प्रोडक्ट को अपने अलग अलग रीजन में बेच पाएंगे। अब ये जो स्कीम है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मतलब आप नई एंटिटी सेटअप कर रहे हो तो जो एग्जिस्टिंग है उसके लिए पीएमईजीपी नहीं मिलेगा, लेकिन सीजीटीएमएससी अवेलेबल था। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है अगर वो चाहे कि हम 5 लोगों का जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के और इस स्कीम का फायदा ले लें तो यस, दिस स्कीम इज अवेलेबल फॉर देम एज वेल। सोसाइटी के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, ट्रस्ट के लिए, अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट जो है उनके लिए ये स्कीम अवेलेबल है। लेकिन एक खास बात जो आपको ध्यान देना है कि जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं, एग्जिस्टिंग यूनिट्स का मतलब है कि जो पुरानी स्कीम चल रही थी जैसे पीएमआरवाई या आरईजीपी जो मैंने बताया दोनों मर्ज हो गई, या कोई और गवर्नमेंट स्कीम है, या फिर यूनिट दैट हैव ऑलरेडी अवेल्ड गवर्नमेंट सब्सिडी अंडर एनी अदर स्कीम,
ये निगेटिव लिस्ट में बता रहा हूं कि अगर सरकार से आपने पहले ही कोई फायदा ले रखा है, सब्सिडी ले रखी है, तो आपको ये सब्सिडी नहीं मिलेगी। आप ध्यान रखना, बार बार सरकार आपको नहीं बोलेगी कि इस स्कीम में एक बार लिया, बिजनेस बंद कर दिया, फिर दोबारा लेने आ रहे हो, नहीं मिलेगा सर। अब क्योंकि आपको एक स्पेशल कैटेगरी में सब्सिडी ज्यादा मिल रही है, तो आपको एक कास्ट कम्युनिटी का सर्टिफिकेट देना जरूरी है, सो दैट स्पेशल कैटेगरी आप प्रूव कर सको। जो अपना इंस्टीट्यूशन है, जिस फॉर्म में आप स्टार्ट करोगे, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, जो भी आपका बाईलॉज होंगे, नियम कायदे होंगे, वो आपको देना पड़ेगा। प्रोजेक्ट कॉस्ट विल इंक्लूड द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड 1 साइकिल ऑफ वर्किंग कैपिटल, मतलब एक बार आपका पैसा घूम जाए। ऐसा नहीं कि आपका एक बार आपने दिया, माल बेचा, उधार हो गया, फिर दोबारा फिर उसी माल बनाया, फिर उधार हो गया। तो एक साइकिल रन करने के लिए वर्किंग कैपिटल भी मिलेगी और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आपको दिया जाएगा। जैसा भी मुझसे पूछ रहे थे कि शॉप खरीद सकते हैं, तो सर इसमें लैंड की जो कॉस्ट है वो इंक्लूडेड नहीं है, मतलब प्रॉपर्टी बनाने के लिए या बिल्डिंग बनाने के लिए आपको ये अवेलेबल नहीं होगी, राइट। जो नए एंटरप्रेन्योर हैं, जिनके प्रोजेक्ट में दम है, वाइबिलिटी है, उनको यहाँ पे कंसीडर किया गया है लोन देने के लिए। लेकिन जो ओल्ड वाले यूनिट थे, पुराने यूनिट जिन्होंने ऑलरेडी बेनिफिट उठाया हुआ है, उसको ये नहीं मिलेगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि मैं भी अपने फैमिली में ले लिया, मेरी वाइफ भी ले ले, मेरे बच्चे भी ले लें। सर आपके परिवार में एक व्यक्ति को ही ये स्कीम का फायदा मिलेगा, राइट। अब इस स्कीम को आपको अगर अवेल करना है तो कैसे आप ले सकते हैं? जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उससे ले सकते हैं, आरआरबीज जो है, रीजनल रूरल बैंक है, उनसे आप ले सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक जो है उनसे ले सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर के बैंक से भी ले सकते हैं, और जो सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, वहां से भी आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। प्रोजेक्ट कॉस्ट मैंने आपको बताया था कि आपको कितनी फंडिंग मिलेगी। तो जो जनरल कैटेगरी उसमें 10% का मार्जिन था, मतलब 90% जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट वो फंड कर दी जाएगी। स्पेशल कैटेगरी में 5% आपको अपना मार्जिन देना था, मीनिंग दिया हुआ है कि आपको 95% जो है फंडिंग वो यहाँ से मिल जाएगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ टर्म लोन आपको मिलेगा, क्योंकि वो लंबे समय के लिए चलेगा। वर्किंग कैपिटल आपको कैश क्रेडिट फॉर्म में मिलेगा, जो हर साल आपका रेन्यू होता रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। सब्सिडाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे 1-8% मैंने आपको बताया कि एमएसएमई को कम मिलता है, तो जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको मिलेगा। रिपेमेंट शेड्यूल जो है, रिपेमेंट का जो पीरियड है, दैट में बी वेरी फ्रॉम 3 to 7 ईयर, डिपेंड्स कि आप कितना चूज करते हैं रिपेमेंट का साइकिल, कितने टाइम में आप रिपेमेंट करना चाहते हैं। कोई कोलेटरल सिक्योरिटी की यहाँ पे जरूरत नहीं होगी, और थर्ड पार्टी गारंटी की भी जरूरत यहाँ पे भी नहीं होगी, राइट। अब सर जब कोई सिक्योरिटी नहीं है तो लोन कैसे मिलेगा? इस पैसे से जो आप इनकम जनरेट करेंगे, जो एसेट क्रिएट करेंगे, उस एसेट का हाइपोथिकेशन होगा, दैट विल बी हाइपोथिकेटेड विद द बैंकर और द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन फ्रॉम वेयर यू हैव गॉट द फंड। ओके, एक छोटा सा 1 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आपको भरना है। नीचे मैंने लिंक भी दिया हुआ है, इस लिंक में जाके उसको आप अप्लाई करेंगे, फिर फर्दर आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, वो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे, आपको ये लोन मिल जाएगा। बैंकर से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, फर्दर कुछ असिस्टेंस है तो आपको कंसल्टेंट की मदद लेनी पड़ेगी। बिकॉज अगर आपको प्रोजेक्ट दिखाना है, प्रोजेक्ट की डिटेल बनाना है, या छोटा सा प्रोजेक्शन भी बनाना है, सो आई बिलीव जब आप प्रोफेशनल की मदद से करते हैं तो बहुत परफेक्ट तरीके से करते हैं, क्योंकि वो 4 अलग अलग सेक्टर की चीजों को सोच के और आपके लिए इनपुट देता है, सिर्फ एक ही एरिया को नहीं सोचता है। अब एक बात आती ईडीपी की, जो अभी चैट बॉक्स में बोला गया था। आपको 10 दिन का ईडीपी ट्रेनिंग करना था, जो कि अभी जो है वो 3 दिन की आपको ट्रेनिंग करना है। इस ट्रेनिंग में आपको क्या बताया जाएगा, क्योंकि आप एक बिजनेस सेटअप करने जा रहे हैं, तो बिजनेस को कैसे चलाया जाए, फाइनेंस को कैसे मैनेज किया जाए, ऑपरेशन को कैसे किया जाए, मार्केटिंग कैसे किया जाए, बैंकिंग फॉर्मेलिटी कैसे पूरा क्यों। जैसे कि अगर मेरे को स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करना है, तो होता क्या है स्टॉक स्टेटमेंट? मैं कुछ ऑडिट करता हूँ बैंक की, काफी बैंक्स की मैं ऑडिट करता हूँ, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट सिंडिकेशन, फंड सिंडिकेशन में काफी डील करता हूँ, इन्वेस्टिगेशन भी देखता हूँ। तो लोग मेरे पास आते हैं, बैंकर बोलते हैं कि सर मेरा जो एसएमई सेक्टर है उसको यही नहीं पता कि स्टॉक स्टेटमेंट होती क्या है, और आप बोलते हो कि उसने दिया नहीं।
बुक कीपिंग कैसे किया जाए, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि मैं प्रॉफिट में हूँ, लॉस में हूँ, कितनी कॉस्ट लगी, प्रोडक्ट की प्राइस क्या होनी चाहिए, तो सर आप प्रोडक्ट को या अपने बिजनेस को मैनेज कैसे करोगे। सो इन दिस ओरिएंटेशन अवेयरनेस प्रोग्राम जो ईडीपी की ट्रेनिंग है, उसमें आपको फाइनेंस कैसे मैनेज करना है बताया जाएगा, प्रोडक्शन साइकिल कैसे मैनेज करना है, आपका जो डिफेक्ट है उसको मिनिमाइज कैसे आप कर सकते हैं, इंटरप्राइजेस का पूरा मैनेजमेंट कैसे आपको करना है, एक प्रोसेस दूसरे से लिंक कैसे होगी, बैंकिंग की क्या फॉर्मेलिटीज है वो कैसे मैनेज होगा, जो अकाउंटिंग कैसे करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाना है, रिपोर्टिंग कैसे करनी है, everything will be provided to you so that you can get good hand holding for your business. अब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि जब आपको ये फंडिंग दी जाएगी तो फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगा कि एक्चुअली आप इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो, एक्चुअली आप इंटरप्राइजेस हो, आप बिजनेस कुछ कर भी रहे हो या बस आप फंडिंग लेके गायब हो गए। तो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, उसकी क्वार्टरली रिपोर्ट होगी जो केवीआईसी को सबमिट की जाएगी कि हाँ ये बिजनेस एक्चुअली चल रहा है। कुछ नेगेटिव लिस्ट है जिनके लिए ये स्कीम अवेलेबल नहीं है। इस स्कीम में आप इन एक्टिविटीज को जो मैंने अभी स्क्रीन पे दिखाया है, अगर इन एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व हैं तो आपको पीएमईजीपी स्कीम नहीं मिल पाएगी। ठीक है सर। अब यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो सर प्लीज आप लोग बताएं। आप सर बैंक जाएंगे, बैंक से बात करेंगे, आप ऑनलाइन प्रोसीजर से इसे ले सकते हैं। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा, 100% ऑफलाइन नहीं है सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मल रेट रहेगा, कोई स्पेसिफिक नहीं है। आपको 6, 7, 8%, 9% हायर साइड पे ये मिल जाएगा, 7-8% पे जनरली बैंक दे देते हैं। नाउ विल मूव विद दी लास्ट वन, क्योंकि टाइम मेरे पास बस 10 मिनट ही बचा, 10 मिनट ही मेरा टाइम खत्म हो गया, बट स्टिल आई विल टेक 10 मोर मिनट्स। मैं आपको एक छोटी और स्कीम के बारे में बताता हूं, दैट इज कॉल्ड मुद्रा लोन। जो मेरे छोटे बिजनेसमैन है या जिन्हें लगता है कि 10 लाख मुझे बैंकर दे दे, 2-4 लाख 5 लाख मैं लगा के अपना बिजनेस शुरू कर सकता हूं, तो मुझे छोटी सी स्कीम जिसमें फॉर्मेलिटीज भी कम हो, कौन सी स्कीम ले सकता हूं, दैट इज कॉल्ड प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, PMMY। ये स्कीम आप चाहे ट्रेडर हो या मैन्युफैक्चरर हो या सर्विस सेक्टर के हो या एग्रीकल्चर, पिसिकल्चर, पोल्ट्री फार्म आप लगाना चाहें या बी कीपिंग करना चाहें, किसी भी सेक्टर में आप काम करना चाहें, आपको ये स्कीम मिल जाएगी। आप चाहे तो इंडिविजुअल फॉर्म में या प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, पार्टनरशिप फॉर्म है, LLP है, प्राइवेट लिमिटेड है, कोई भी फॉर्म है, आप इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं। बैंक है, अदर माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, NBFCs है, इन तीनों में से कहीं से भी जाके आप मुद्रा लोन को अवेल कर सकते हैं। ये ऑफलाइन आपको मिल जाता है, ऑनलाइन की जरूरत नहीं है। अब जो नेचर है, जो आपको फंडिंग मिलेगी किस फॉर्म में मिल सकती है, दैट कैन बी ऑन दी टर्म लोन और OD लिमिट भी मिल सकती है, वर्किंग कैपिटल फॉर्म में लाइक CC भी मिल सकती है, एंड कंपोजिट लाइक छोटा सा पार्ट मुझे टर्म लोन मिल जाए जिसकी एक EMI मैं चुकाता रहूं, छोटा मुझे वर्किंग कैपिटल मिल जाएगी जिसका सिर्फ इंटरेस्ट पार्ट में चुकाता रहूं। So both options are available with you. You can avail whatever you want. अब ये जो मुद्रा की ऑफरिंग है 3 कैटेगरीज में दी गई है। द फर्स्ट वन इज शिशु, बहुत छोटा बच्चा है, देन किशोर, थोड़ा सा बड़ा हुआ, देन तरुण, मतलब अब युवा हो गया है। तो जो शिशु है उससे बहुत छोटी सी 50,000 जो रेडी लगाते हैं जो लोग, ये बहुत छोटे ट्रेडर हैं, उनको बहुत छोटा सा लोन चाहिए, दैट इज 50,000। वो बहुत इजीली आप बैंक में विजिट करिए, बेसिक डिटेल उनको दीजिए, आपको ये लोन वो बिना किसी सिक्योरिटी, बिना किसी डिटेल को देखे हुए, बेसिक चीजों को वेरीफाई करके आपको ये लोन दे देंगे। बट अगर आपको अप टू 5 लाख का लोन चाहिए तो बैंक की जो नॉर्मल कंप्लायंसेस हैं वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। आपको अपना KYC, अपना एक इनकम प्रूफ, आप क्या काम करने वाले हैं, क्या एक्सपीरियंस है, वो बताना पड़ेगा। 10 लाख तक का आप लोन लेना चाहें, आपको तरुण कैटेगरी में वो लोन मिलेगा जिसमें अगेन कोई कोलेटरल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है नॉर्मल रेट से थोड़ा सा आपको मार्जिनल कम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट इस फैसिलिटी में प्रोवाइड किया जाएगा। जैसा मैंने बोला 50,000, 1 लाख, छोटे छोटे जो अमाउंट मैंने बताए, अगर आप स्वीट शॉप या कोई सैलून है, ब्यूटी पार्लर है, कोई रिक्शा वाला है या कोई टेलरिंग शॉप है, मोटरसाइकिल कोई रिपेयरिंग कर रहा है, दिस इज ऑल अबाउट कि छोटे वेंडर्स को भी फाइनेंस मिल जाए, छोटे वेंडर्स भी अपने सुविधाओं को बढ़ा सकें, इजिली फंडिंग ले सकें और काम को कर सकें। सो दिस फंडिंग इज अवेलेबल टू एवरीबडी। मैंने इनिशियली आपको बताया था जो मार्जिन है
तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपका प्रोजेक्ट जो है या आप जो काम करना चाहते हो उसमें कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट, आपने बोला सर 7 लाख की, तो बैंकर कह सकता है कि ठीक है 7 में से 5 मैं देता हूँ, 2 लाख आपको लगाना है। क्योंकि अगर आपका अपना पैसा बिल्कुल नहीं लगा है तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आप में उसका इंटरेस्ट कम हो या आप उसको सीरियस ना लें, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि आपको लगेगा यार डूबेगा तो डूबेगा, मेरा क्या जाता है, बैंकर को तो पैसा है, डूब गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिपेंडेंट ऑन द, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मल चल रहा होगा उससे मार्जिनली आपको थोड़ा सा कम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि प्रायोरिटी लेंडिंग आपको प्रोवाइड होगी, कंसेशनल रेट में आपको लेंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। प्रोसेसिंग फीस जो छोटे लोन है उसमें फ्री कर दिया जाता है। सिक्योरिटी में आपको कोई भी सिक्योरिटी देने की बैंक को जरूरत नहीं है। जो छोटे लोन है जैसे शिशु, तो वहां पे वेव कर देते हैं। कुछ केसेस में तरुण में भी आपको वेवर मिल जाता है, बट दैट डिपेंड्स कि उस समय लेटेस्ट बैंक की क्या पोजीशन है, उनकी क्या अपनी स्कीम है, उनकी क्या पावर है वेव ऑफ करने की। रीपेमेंट जो टर्म लोन है वो अगेन ईएमआई के हिसाब से चलेगा, जितने पीरियड का आपका टेन्योर होगा। ओडी और सीसी हर साल रिन्यूअल होगा, जो बैंक की इंटरनल गाइडलाइंस होंगी, राइट। सो यहाँ पे मुद्रा लोन हमारा खत्म होता है। अब हमने पीएमईजीपी और मुद्रा लोन दोनों की बात की। हमने लेट से एक हमने अपना जो इंस्टीट्यूशन है या हमने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया। अब सर बिजनेस सेटअप करने के बाद हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। अब हमें लगता है कि अगर हमें थोड़ा सा फायदा और मिल जाए और उस थोड़े से फायदे के साथ हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो सर वो अच्छा हम क्या कर पाएंगे? उस अच्छा को करने के लिए आपको फंडिंग चाहिए, एक्सपेंशन के लिए आपको फंडिंग चाहिए। तो क्या सेकेंड लेवल में भी आपको कोई फंडिंग मिल सकती है? तो ये जो स्कीम है, इस स्कीम में बोला गया है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं अगर वो एक्सपेंशन या अपग्रेडेशन करना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा, लेकिन फाइनेंशियली उनका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। कैसे? उनके फाइनेंशियल्स को देखा जाएगा, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखा जाएगा, उनका जो पेंडिंग अमाउंट है रिपेमेंट शेड्यूल देखा जाएगा कि कोई इन्होंने डिफॉल्ट तो नहीं किया है। अब क्या इसमें भी सब्सिडी मिलेगी? सर इसमें भी आपको सब्सिडी मिलेगी, बट हाउ मच? यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो मैक्सिमम सब्सिडी है दैट वुड बी 15% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, बट इफ यू बिलोंग्स टू द नॉर्थ ईस्ट रीजन और हिली एरिया देन यू विल गेट 20% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। बैलेंस अमाउंट जो है वो आपको लोन के रूप में प्रोवाइड की जाएगी। ये स्कीम सिर्फ जो एग्जिस्टिंग वेल परफॉर्मिंग पीएमईजीपी या मुद्रा यूनिट्स हैं सिर्फ उनको ही प्रोवाइड की जाएगी। मैक्सिमम इसमें थ्रेशोल्ड दिया गया है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है उसके लिए 1 करोड़ का, सर्विस सेक्टर के लिए 25 लाख तक का एक्सपेंशन का अमाउंट दिया जाएगा आपको। प्रोजेक्ट कॉस्ट का 15 और 20% मैंने आपको बताया कि कितना आपको मिलेगा। जो एग्जिस्टिंग यूनिट है उनका पिछले 3 साल में प्रॉफिटेबल होना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं है तो आपका ये कंडीशन पूरा नहीं होगा और आपको बेनिफिट इस स्कीम में नहीं मिल पाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, किसी भी स्कीम को अवेल करने के लिए आपका जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी है। इफ यू हैव दैट उद्यम रजिस्ट्रेशन देन यू कैन गेट बेनिफिट अपॉन एप्लीकेशन आउट देयर। अगर आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। स्कीम कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर है, वो मैंने लिंक आपको दिया हुआ है। बाकी और भी लिंक मैं आपको सारे प्रोवाइड करा दूंगा। अभी बहुत सारी स्कीम्स हैं, बट क्योंकि मेरा भी टाइम कंस्टेंट है, मेरी भी एक मीटिंग है और जो मुझे टाइम दिया गया था वो भी आई थिंक पूरा हो चुका है। सो आई विल क्लोज हियर। किसी को और कोई डाउट है, कोई किसी को प्रॉब्लम है, यू कैन डिस्कस विद मी। Richa, if you have anything to discuss, you can just let me know. धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपने अच्छे शब्दों में हमारे इस वेबिनार को और टॉपिक को सभी पार्टिसिपेंट्स को अच्छे से समझाया। एंड सर हमारे पास काफी ईमेल्स भी आ रहे हैं, अच्छे फीडबैक आ रहे हैं आज के वेबिनार के लिए। काफी इंटरेक्टिव रहा ये वेबिनार। तो सर मैं रिक्वेस्ट चाहूंगी जो हमारे साथ गेस्ट आज के जो हमारे साथ जुड़े हैं वो श्री गोपीनाथ राव जी, IEDS डिप्टी डायरेक्टर DI फ्रॉम कर्नाटका। सर 10 मिनट्स बाद हम Q&A सेशन स्टार्ट कर सकते हैं क्या? Yes, madam. Now we can start. Okay, sir. Sir, it's up to you, sir. Gopinath, sir. Yes, sir. Sir, thank you, Mr. Anuruddh Tiwari. Sir, you can start your video. I believe now you are in your office. I'm just as actually to
Chitradurga. So it was 400 kilometers, 200 kilometers. So morning 8 o'clock left, and now I'm back to home because I have to commit to your time. सर काफी ईमेल्स आ रहे थे गोपीनाथ सर कब सेशन ज्वाइन करेंगे? Thank you, madam. Thank you so much for giving it. It's up to you, sir. Yeah, this is actually it's a very good decision. We wanted to do for many entrepreneurs. They were requesting for me, and first of all, I should thank Mr. Anuruddh Tiwari ji. So, मैंने बहुत ही important issue share कर दिया, message share कर दिया, information share कर दिया entrepreneur के साथ. Really, this is a need of the hour. It's many entrepreneurs. फिर भी थोड़ा इधर भी जो नया स्कीम है पीएमएजीपी का ऑलरेडी है, लेकिन उसका लिमिट बढ़ा दिया है. फर्स्ट, so instead of 25 lakhs, now it has been increased to 50 lakhs. First, and then another is 50 lakhs for manufacturing and 20 lakhs for service sector. Okay, that is the first. The prospective entrepreneurs who want to apply, they can avail the benefits. As already you mentioned many of the 90% of the things have covered already. Just I give you overall this session. See, the MSME is the most important sector. Right from the beginning, we are watching and then trying to promote more and more MSMEs, because India needs always the support of MSME. The economy cannot grow without the support of MSMEs, because it is the second largest sector which gives employment. जो रोजगार देते हैं ना, इसका second part after agriculture के बाद. So इसलिए this sector plays a very vibrant and dynamic sector, and important role in the development of the country. And more than that, I should say it's also contributing to forex reserves in terms of export. Though many of the MSMEs are not directly, indirectly they are supporting, and a few will be directly they are exporting. And also manufacturing, also it's contributing a lot. So looking at the importance and the activities that are taking place in the MSME sector. So MSME ministry, is our ministry, has come out with a lot of programs or schemes which will support the existing as well as for the prospective entrepreneurs. So we have the training programs, time to time we are trying to give. So that is the one. And we have a training program where we are going to give highlight about the role and importance of the entrepreneurship in the present generation. And then what are the projects you should select, product identifications, and then project report preparation, which is most important. A project report जो बनाना चाहते हैं ना, अभी अब तिवारी जी बताए कि जो भी entrepreneur बैंक में पास जाते हैं ना, then they will ask for the project. What is the project? What is your project? What you are going to give? In that case, the preparation of project report, identification of product, and your business plan, and who are your customers for your product. All these thoughts are very, very important. First, the entrepreneur should do the groundwork in that line. Later comes to your schemes, financial schemes. जैसे हमारा colleague already mentioned about that. Because before availing the loans under the schemes, we should first stand and how we are strong in getting that loan from the scheme, how we are fitted for under that scheme. For that, we have to work a lot. So like a project report identification, all these things you should work. For existing industries, recently we launched one program on certification, quality certification, which is very, very important. Z certification, zero defect, zero effect. It is a very good certification program. It is more than ISO 9000. So all MSME units, micro and small enterprises, if they are very much conscious about the quality and the progress and the development in their business, I strongly believe that MSME should go for the adoption of this Z certification. In this case, there is a subsidy for micro enterprises,
we are giving 80% subsidy for small enterprises, 60% subsidy, and medium enterprises 50% subsidy. So cost of the certification which your MSME is going to incur for this subsidy will be very, very important for them. But from them, marketing is very important. जो भी छोटी-छोटी माइक्रो एंटरप्राइजेस है, स्मॉल एंटरप्राइज को मार्केटिंग सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो या सर्विस करते हो, उसके लिए एक तरह से मार्केटिंग का लिंक जरूरत है. इसके लिए हम लोग एक स्कीम बनाए है, और दिस प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट PMS schemes, where अगर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस if they are participating in any district level or national level trade fair, then they have to incur some expenditure in taking the stalls and then going from place of manufacturing to place of exhibition. In that case, the expenditure is involved. Then it becomes a burden for micro and small enterprises. In order to support these enterprises, the government has come out with this particular scheme called Procurement and Marketing Support, PMS scheme, where these micro and small enterprises, if they participate in any trade fair, district or national trade fair, the enterprises will get reimbursement on stall rent and logistic expenditure, brochures, other minor expenditures they could give, maximum up to 1.5 lakhs, 1,50,000 for the cities, metro cities and equal cities, whereas others will get a 80%. So the trade fair nowadays, it has become very, very important, because for the past 2 years, all of us experienced this corona. Because of that, business has gone down. When the problem started, the people are waiting to increase their businesses, how to get the buyers and how to get the networking. All these things are happening. In order to support these industries, it is now necessary to support these SME sectors to participate and motivate them to participate in any trade fairs. So right now, as far as Karnataka, we have around 9 to 10 trade fairs are going on. In that, all micro and small enterprises are supported to participate in the trade fair, to increase their businesses and to increase their marketing link, and to identify the new buyers and the new products, new networkings. So this is one way where MSMEs can get the benefit. Another one is we have international trade fair. Another one is we can also participate in GEM portal, government e-market. These micro and small enterprises can become a seller in the GEM portal, which is a government portal. We know government procures every year minimum 1,40,000 crores to 1,60,000 crores every year. Out of that, nearly 40,000 crores only procurement is from the micro and small enterprises. Then imagine huge market for micro and small enterprises. So it is an opportunity for micro and small enterprises to get and registered in the GEM portal. So I request all the members who are here, get registered in the GEM portal. It's very easy. One is identify your financial schemes. Second one is identify how to get the marketing support. And the third one is how to get the quality certification for your product. That is Z certification. Please register in the portal. It's all important. And still, a lot of schemes are in pipeline, which MSMEs are yet to get from our ministry. I think this much is sufficient in the future. I mean, since this particular scheme the session is focused on the financial matter. So I thank Mr. Tiwari has given a very information very lengthy and clear to all the entrepreneurs. So thank you, Madam Misha, and then Tiwari ji for giving an opportunity to address Thank you this. so much, sir. अपना कीमती समय देने के लिए आज के लिए. Thank you so much, sir. Thank you so much. And sir, हम अपना Q&A session start कर सकते हैं. Yeah, start. Questions आ रहे हैं participants की. Please. Any Thank questions? you so we are much, ready sir. to answer.
अगेन थैंक यू सो मच। Yeah. मिस्टर नीरव जी, आप अपना जो भी क्वेश्चन है सर से, अनिरुद्ध सर से, आप प्लीज पूछ सकते हैं। नीरव जी। नीरव जी बोलिए। नीरव जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, आपने हैंड रेज किया है, बताएं सर। उद्दीन जी प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से, आपको जो भी क्वेरी है रिलेटेड टू वेबिनार। सर कल्पना जी का क्वेश्चन आया है, इज देयर एनी स्कीम्स फॉर सिक इंडस्ट्रीज? सिक इंडस्ट्री के लिए अगर आपने पहले कोई फंडिंग ले रखी थी तो उसको रिवाइव करने के लिए भी है, जिसमें आपको पर्टिकुलर एक इक्विटी अमाउंट देना पड़ेगा, एक सबऑर्डिनेट डेट आपको मिलेगा और काइंड ऑफ एक गवर्नमेंट उस पे इक्विटी इन्फ्यूज करेगी आपके बिजनेस में। और एक जो भी आप कोविड के टाइम पे, अगर आपको याद हो तो कोविड के टाइम पे एक पैकेज आया था जिसके अगेंस्ट आप बेनिफिट ले सकते हैं, बट सिक में आपको स्पेसिफिक और क्या बेनिफिट चाहिए वो थोड़ा सा आप और क्लियर करें तो मैं बेटर बता पाऊंगा। फंडिंग प्रोस्पेक्ट से आप बोल रहे हैं या कुछ और बेनिफिट आप कहना चाह रहे हैं? सर अफजल जी को मैंने ज्वाइन किया है सर, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अनिरुद्ध सर से, जो भी आपका क्वेश्चन है। यस अफजल जी। यस मैम। अफजल जी बताएं क्या समस्या है। थैंक यू सर, आपने अच्छा नॉलेजेबल सेशन दिया है। थैंक यू सर मैं अफजल जी। जानना चाहता कि मुद्रा योजना के अंतर्गत मैंने कई बार बैंक से कांटेक्ट किया लोन के लिए, तो वो हर बार टाल देते हैं। कभी कहते हैं कि हमारा ये पूरा हो गया, कभी कहते हैं कि अभी आप ये कर लो वो कर लो, अपना ट्रांजैक्शन सही कर लो, अपना अकाउंट खोल लो, उसमें करंट अकाउंट बना लो। तो इस सर प्रॉब्लम आप मुद्रा क्या? लोन लेने के लिए उस बैंक में जाएं जहां पे आपके कुछ ट्रांजेक्शन होते हो, आप बैंकिंग कर रहे हो। जी उससे क्या होगा कि कोई भी लोन, आप मुद्रा या कोई भी लोन छोड़िए, कोई भी फंडिंग अगर आपको चाहिए तो आपका रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है बैंकर के साथ। तो आपको बैंकर अगर पहले से जानता है या आपका रिलेशन बैंकर के साथ है, आपके नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स को वो जानता है, नेचर ऑफ बिजनेस को जानता है, तो वो आपको बहुत इजीली फंडिंग देगा। जो आपको बिल्कुल नहीं जानता उसे समझने में, अनसिक्योर्ड लोन देने में, क्योंकि सिक्योरिटी तो कुछ है नहीं, और अगर कल के डेट में आपने उस लोन को नहीं चुकाया, एनपीए हो गया, तो वो बैंकर के सर पे आ जाएगा। तो इसीलिए वो पहले कोशिश ये करते हैं कि आप उनके पास जाइए जहां पे आपका ऑलरेडी अकाउंट चल रहा है। अगर वहां पे नहीं हो पाता तभी आप दूसरे बैंकर के थ्रू जाएं, और वो जब सेटिस्फाई होंगे तभी आपको लोन दे पाएंगे। आपको थोड़ा फॉलोअप करना पड़ेगा। जी, मैं उसी बैंक की बात कर रहा हूँ जिसमें मेरा अकाउंट चल रहा है हाँ, और इस समय से 15-20 साल से 20-22 साल से चल रहा है। तो अब वो सेविंग अकाउंट था और हमने जो है ना अकाउंट में कभी कंटिन्यू नहीं किया, ट्रांजैक्शन नहीं की, तो कितना अमाउंट इसलिए आपको मुद्रा लोन में चाहिए? 1 लाख तक। बहुत छोटा अमाउंट है सर, कोई ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं होगी, दे देना चाहिए। आप उनसे बात कीजिए, आपको दे देंगे वो लोन। हरप्रीत जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं अनिरुद्ध सर से, आप अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए।
सर एक पार्टिसिपेंट्स का क्वेश्चन है, सीजीटी एमएससी चार्जेस लगा देते हैं मुद्रा लोन में। मुद्रा लोन में नहीं, आप उसे रिवर्स करवा दीजिए। सर ये मुद्रा लोन में बैंक सीजी सेम क्वेश्चन है यार। नहीं, मैं समझ गया। वो ये कहना चाह रहे हैं कि मुद्रा लोन भी मैं लेता हूँ तो प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पे वो कोई और चार्ज इसका सीजीटी एमएससी चार्ज लगा देते हैं। तो उसके लिए आपको बैंक से बात करना पड़ेगा। आप उन्हें बोलो कि सर ये मुद्रा लोन का सर्कुलर है, आप मुझे ये बताओ इसमें कहाँ लिखा है कि मुझे ये चार्जेस आपको देने हैं। अगर वो प्रोसेसिंग चार्ज वो ले रहे हैं, अगर आपका शिशु वाला लोन है उसमें तो नॉर्मली आपको वेव्ड है ही। उसके अलावा जो अगर आप 5 लाख या 10 लाख की लिमिट में आप लोन लेते हैं, दैट यू नीड टू चेक कि आप उस बैंक के पास वेवर की पोजीशन में वो है या नहीं है। उस प्रोसेसिंग चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ, उसके अलावा सिक्योरिटी के वो चार्ज नहीं लेगा आपसे। सर प्रवीण जी का क्वेश्चन है, कैन एमएसएमई गेट सब्सिडी फॉर यूएल अप्रूवल सर्टिफिकेशन? कम अगेन। कैन ए एमएसएमई गेट सब्सिडी फॉर यूएल अप्रूवल सर्टिफिकेशन? नहीं, इसमें आपको नहीं मिलेगा। एक ऐसे सिमिलर किसी ने मुझे उसके लिए क्वेश्चन बोला था, आई हैव टू टेक क्वेरी। ये अनमोल जी को एक बार आप अनम्यूट कीजिए, इन्होंने दोबारा से डाला है। हाँ जी सर। अनमोल जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी है। अमोल जी बताएं आप। सर इनका माइक अनम्यूट है, म्यूट है सॉरी। Yes, ma'am. Can you please tell me? Hello. जो एक अभी कल्पना जी आपने लिखा है, वाई सीजीटी एमएससी फीस चार्ज इन पीएमएजीपी स्कीम। जो सीजीटी एमएससी है वो सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए उस ट्रस्ट के जो चार्जेस हैं वो सिर्फ आपको देना होता है, उसके अलावा चार्जेस नहीं देने होते सिक्योरिटी के नाम पे। तो ये नीड टू चेक, जब आप प्रोसेस करवाएं अपने लोन को, उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट देखें और टर्म्स एंड कंडीशंस को प्रॉपर देखें। अननेसेसरली अगर आपसे कोई चार्ज ले रहा है तो आप उसको रिवर्स करवाएं, आप उनसे एग्री ना करें। दिनेश जी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से, आपका जो भी क्वेरी है। आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। मेघा शर्मा जी, बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं एमएसएमई एंड उद्यमिता रजिस्ट्रेशन सेम। पहले एमएसएमई जो है उसको आप एमएसएमई बोलते थे, पहले उद्योग आधार हुआ करता था, उद्योग आधार मेमोरेंडम हुआ करता। तो यूएएम 13 तारीख के बाद, जो 13 मई मैंने 13 मई का डेट दिया था, उसके बाद से इसका नाम हो गया उद्यम। पर आप रजिस्टर्ड करेंगे तो उसमें उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। बोथ आर सेम, पुराना वैलिड नहीं है, जो न्यू है वो वैलिड है। सर आई थिंक टेक्निकल एरर की वजह से लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक पार्टिसिपेंट्स का क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन आप और ले लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग। We have not getting enhancement. How can I complain to higher authorities? Any platform is there? Enhancement for what? किस चीज का enhancement? एमएसएमई की हेल्पलाइन भी है। आपको अगर सिंगल विंडो सोल्यूशन है, वहां पे कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस पोर्टल में जाके, एमएसएमई का ही पोर्टल है, उस हेल्पलाइन में जाके अपनी कंप्लेन को रजिस्टर कर सकते हैं और आपको वो सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। सर दिनेश जी हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। आप यस दिनेश जी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। दिनेश जी अभी बात नहीं करेंगे। Madam, can I answer one question? Yes, sir. One gentleman asked to know to whom to hire authority logistic, no? उसके लिए ये हमारा एक पोर्टल है, चैंपियंस पोर्टल, champions.gov.in, हमारे मिनिस्ट्री का पोर्टल है, जहाँ कोई भी किसी भी की तरफ से कुछ शिकायत करना है, कुछ
प्रॉब्लम है एंटरप्रेन्योर्स तरफ से, बैंक के तरफ से हो या गवर्नमेंट की तरफ से हो, कोई डिपार्टमेंट की तरफ से, वो कंप्लेंट एनी शिकायत, नो, आई थिंक दैट विल बी, यू कैन पुट इट इन आवर चैंपियन पोर्टल, which should be cleared within 7 days or within 48 hours. After seeing that, you will give a correct information to get the problem solved. If it is a problem related to the bank, then they will ask the bankers the reason for why they are rejected the case and for what purpose they are. I mean, what problem is that they will be able to solve through this champion portal. So my suggestion is all the entrepreneurs can please sell with champions.gov.in. That is our ministry portal. सर एक पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है, अनिरुद्ध जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। एमएसएमई समाधान नीड्स टू अपलोड परचेज ऑर्डर बट इट इज नॉट प्रोवाइडेड बाय ऑल क्लाइंट्स, सो इन सच केस इट बिकम डिफिकल्ट टू लॉन्च कंप्लेंट इन एमएसएमई समाधान। The provision has been made up to 5 invoices. You know, up to 5 invoices you can. Yes sir. Yeah, please. Yes sir, Please go ahead, sir. इसमें सर देखो क्या सिस्टम होता है, एक आपको ऑथेंटिकेट करना होता है कि यस आपके पास परचेज ऑर्डर आया था जिसका प्रूफ होता है पीओ। तो आपको अगर जस्टिफाई करना है कि पीओ आपके पास आया था, उसके अगेंस्ट आपने सेल किया है और जिसकी आपको पेमेंट नहीं कर रही है पार्टी, तो उसको वैलिडेट करने के लिए अगर आपके पास प्रॉपर पीओ नहीं है तो कोई तो कंफर्मेशन होगा, लाइक उन्होंने ईमेल में कंफर्म किया होगा या उन्होंने आपको कोई लेटर लिखा हुआ होगा, कुछ भी किसी भी फॉर्मेट में अगर आपके पास है कि आपसे वो रिक्विजिशन आई थी, उस रिक्विजिशन के अगेंस्ट आपने माल भेजा है, तो आप उसको एज ए सपोर्टिंग लगा सकते हैं। एंड ट्रांसपोर्टर्स के जो इनवॉइस है जब आप माल को भेजते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रूव करने के लिए कि मैंने एक्चुअली माल की जो सप्लाई है वो की थी, राइट। तो अल्टरनेटिवली आप इस चीज को भी यूज कर सकते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन और कवर अप करूंगी फिर उसके बाद, क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा हो चुका है। कल्पना जी का क्वेश्चन है, फॉर जेम पोर्टल रजिस्ट्रेशन इज देयर एनी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड फॉर दैट? प्लीज कम अगेन। फॉर जेम पोर्टल रजिस्ट्रेशन इज देयर एनी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड फॉर दैट? नहीं, जेम पोर्टल क्या है कि गवर्नमेंट का ही मार्केट प्लेस है, कोई स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, सिंपल सा पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल। आप उसमें अपने आप को रजिस्टर करें, अपने बिजनेस की डिटेल डालनी है। इवन वो जीएसटी भी आपसे मैंडेटरली नहीं पूछता है अगर आपका 20 लाख से जो लेस टर्नओवर है, तो सिंपल सी डिटेल आपको वो मांगेगा कि आप क्या प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, कहाँ आपकी यूनिट प्लेस्ड है, आपका क्या जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, आपके प्रोडक्ट की क्या क्या रेंज है, क्या उनका प्राइस है जिसको आप शोकेस करना चाहते हैं। आपसे और कोई अलग से टर्म्स एंड कंडीशन उसकी कुछ भी नहीं है। सर थैंक यू सो मच सर। आज का वेबिनार काफी आपने इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग काफी बनाया। काफी पार्टिसिपेंट्स के ईमेल्स भी आ रहे हैं, फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है आज के वेबिनार के लिए। सर धन्यवाद सर। और आशा करती हूँ अगले वेबिनार में फिर से हम मिलें। एंड श्री गोपीनाथ जी सर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू so much Richa, Thank you. and thank you Gopi sir as well. सर काफी आसान शब्दों में आपने वेबिनार को समझाया, मैं पूरा सुन रही थी पूरे वेबिनार को। मतलब थोड़ा सा मेरे लिए वही लैंग्वेज मैनेज करना मुश्किल होता है, बट आई ऑलवेज ट्राई कि ठीक है, इसीलिए मैंने आपसे पहले पूछा था कि पार्टिसिपेंट्स किस एरिया के हैं। हाँ जी सर, महाराष्ट्र से ही ज्यादा पार्टिसिपेंट्स थे, बट सर जो भी आपने समझाया लोन्स के बारे में, एमएसएमई के बारे में काफी अच्छी तरीके से समझाया, मुझे भी काफी बेहतर समझ आया। थैंक यू सो मच सर आज ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और पार्टिसिपेंट्स के जो क्वेरी है अगर कुछ हाँ जी सर, स्पेसिफिक बिल्कुल। है, यू कैन मेल मी। मैंने ईमेल आईडी आपके पास है, आप मुझे मेल कर दीजिएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट, मैं रिजॉल्व सबको कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you. टेक केयर, बाय।